नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल सल्तनत काल का बल्कि संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अपना एक अलग महत्व रखता है। अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की सत्ता को संभाला। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार बंगाल अभियान से विजय के पश्चात पुणे दिल्ली लौटते वक्त रास्ते में एक स्वागत समारोह के दौरान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसका शासनकाल लगभग 25 साल रहा, यानी का लंबा समय, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक को ज़्यादा समय नहीं मिल पाया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को अपने विभिन्न योजनाओं के लिए लीग से हटकर कार्य करने के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो अक्सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में जो सबसे छोटे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों के जवाब तैयार करके ये वीडियो बनाया है और उसमें कोशिश की है कि उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल सके। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खान था, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना, सुल्तान बना। और जैसा कि आपको बताया गया है कि वो अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। कई इतिहासकार इस सुल्तान के लीग से हटकर कार्य करने और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को इंट्रोड्यूस करने, उनको लागू करने के कारण उसको पागल सुल्तान की संज्ञा देते हैं। उसमें मुख्य है एल्फिंस्टन। इसने कहा कि सुल्तान में पागलपन के लक्षण थे, इसलिए वो इस प्रकार की योजनाएं बनाता, ऐसी हरकतें करता था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक का जो एक विशेष कार्य था वो ये था कि उलेमा वर्ग, जो मुस्लिम विद्वान वर्ग हैं, के विशेषाधिकारों को इसने समाप्त कर दिया। इसने किसी भी उलेमाओं को शासन, प्रशासन और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने से पूर्णतया रोक दिया और अगर किसी ने कोई चेष्टा की तो उनको दंडित किया गया। और इसके अलावा जो उलेमा वर्ग था, जो सामान्य व्यक्तियों की तरह, उनको अपराधों के लिए दंडित इस काल में किया गया। इसामी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है फुतूह-उस-सलातीन। फुतूह-उस-सलातीन में इसामी लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू त्योहारों में शामिल होता था और उसके द्वारा अनेक उच्च पदों पर हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। हिंदू त्योहारों में, जैसा इसामी हमें बताता है कि होली, दीपावली इत्यादि त्योहारों में ये शरीक होता था, सम्मिलित होता था। और जहाँ तक हिंदू अधिकारियों की बात है तो उसमें कुछ अधिकारियों का नाम है, जैसे रतन को सेहवान, जो सिंध में स्थित है, सेहवान का, और मेरन राय को गुलबर्गा का गवर्नर नियुक्त किया गया था।
तथा शाही राज नामक एक हिंदू को केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया था। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के लिए उपयोगी हैं। इसके अलावा इसामी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 2 जैन विद्वान रहते थे, उनको आश्रय दिया गया, जिनमें पहला था जिन प्रभा शूरी और दूसरा राजशेखर। और इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में बात की कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। दिल्ली के आसपास जो 7 नगर दिल्ली सल्तनत काल में बसाए गए हैं, उसमें तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बसाया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाबाद नगर की स्थापना की गई, ये चौथा नगर था, ठीक है। और इसी नगर में एक मस्जिद बनाई जिसको बिजली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ सामान्य जानकारियां थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसके बाद हम करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी योजनाओं के लिए ज़्यादा विख्यात है। उसने अपने शासन काल में विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जो सामान्य योजनाओं से हटकर के थी। कुछ नए प्रयोग किए गए थे और वो प्रयोग किस प्रकार थे, उन प्रयोगों में कुछ प्रयोग सफल रहे, कुछ असफल रहे। और लेकिन इसमें हमें मोहम्मद बिन तुगलक की सुल्तान की क्रिएटिविटी, सृजनशीलता झलकती है। और उन योजनाओं में पहला था दीवाने कोही की स्थापना। दीवाने कोही एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना की गई थी। अभी इस वीडियो में हम शॉर्ट में सिर्फ इनकी बात करेंगे और मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं पर एक पूरा वीडियो जो है अलग से आपको अगला वीडियो मिलेगा, जिस पे हम एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा था दोआब में कर वृद्धि। गंगा और यमुना का जो दोआब है उसमें कर को बढ़ा करके 50% कर दिया गया था। तीसरी बात थी राजधानी में परिवर्तन। राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, जो बाद में नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया गया था, राजधानी में परिवर्तन किया गया। चौथी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। हम देख रहे हैं कि टोकन करेंसी उस समय में लागू की गई थी, मध्यकाल में हम देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा कदम था उस काल में। आज भी हम देख रहे हैं कि आज सांकेतिक मुद्रा चलता है, लेकिन उस काल में मोहम्मद बिन तुगलक समय से कितना आगे था कि उसने उस काल में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। अब ये सफल रही असफल रही, ये एक अलग बिंदु है जिस पे बहस की जा सकती है। अगला है खुरासान विजय की योजना। खुरासान ईरान में स्थित है और वहाँ की विजय की एक योजना बनी। बाद में उस योजना को पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया। इसके लिए एक बड़ी सेना का गठन किया गया जिसमें बहुत सारा खर्चा हुआ। तो इस प्रकार की एक योजना थी। और अगली योजना है कराजल का अभियान। कराजल का अभियान ये हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में स्थित स्थान है और यहाँ पर एक अभियान किया गया और ये इसको विजिट कर लिया गया। हालांकि इसमें बहुत सारी क्षति हुई सेना की, धन और संसाधनों की, लेकिन ये एक सफल योजना मानी जा सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो बारे में जो सामान्य जानकारियाँ और इसकी योजनाओं के बारे में ये हमारा वीडियो था। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में विस्तार से। आपको एक एक योजना के बारे में विस्तार से तथ्यों सहित, आंकड़ों सहित जो है हम बात करेंगे। धन्यवाद।